Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your physics teacher Dr. Faiz Alam. Basically nowadays we are studying unit 6 of nuclear physics course, which is the backbone of nuclear physics, and it is related to natural radioactivity. In the first lecture of radioactivity, just we have discussed historical background of natural radioactivity, in which we have studied that Henry Becquerel 1896 discovered that some of the nuclei emits radiation spontaneously, and the phenomena of spontaneous emission of radiation from nuclei of certain element whose charge number is greater than 82 is called natural radioactivity, or you can say the spontaneous disintegration of heavier nuclei into lighter nuclei with emission of energy is also called radioactivity. The best known element which exhibit these properties are called radioactive element. तो रेडियोएक्टिविटी में जब 1896 में बैकरल ने ये डिस्कवरी की कि कुछ ख़ास किस्म के स्पेसिफिक किस्म के न्यूक्लियाई हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, जिनको रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कहा जाता है, तो 2 इयर्स लेटर ऑन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी, इन दोनों ने 2 न्यू एलिमेंट इन्वेंट किए, रेडियम एंड पोलोनियम, और रदरफोर्ड ने नेचर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन को डिस्कस किया, और 1909 में विलर्ड ने कहा कि नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो कि रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन है, एक थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन है जिसको गैमा रेडिएशन भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन एमिट करती हैं तो इनमें 1 बाई 1 डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो अल्फ़ा एमिशन की कंडीशन क्या है, इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और ये क्यों एमिट होता है, तो डिस्कशन आएगी कंडीशन फॉर अल्फ़ा एमिशन एंड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। याद रख लें, हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, यानी न्यूक्लियस को हमने ये माना था कि ये ट्रीट होता है एज ए शेल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जिस तरह एटम का शेल स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह न्यूक्लियन आर आल्सो अरेंज इनसाइड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर शेल। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल जो कि डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस है, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जब किसी भी न्यूक्लियाई से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो जिस न्यूक्लियस से ये एमिट होता है उसको पेरेंट्स न्यूक्लियस कहा जाता है। और पेरेंट्स न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होगा, डिके होगा आफ्टर अल्फ़ा एमिशन, जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, जो न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होगा, उसे डॉटर न्यूक्लियस कहा जाएगा। तो इसकी एक कंडीशन है पर्टिकुलरली, पहले वो देख लें। लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है X, जिसका मास नंबर A और चार्ज नंबर Z है। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा हीलियम 2 तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस या जो डॉटर न्यूक्लियस होगा Y A-4 Z-2, तो X ट्रांसमुटेट हो गया Y में, क्योंकि X डॉटर था और पेरेंट्स था और Y डॉटर है। तो जब पेरेंट्स डॉटर में ट्रांसमुटेट होता है तो एज ए रिज़ल्ट आपको अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है और साथ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कहा जाता है और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी या क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। अब ये जो जनरल फॉर्म है आपके सामने, इस पे एक एग्जांपल देखें, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये एग्जांपल मैंने लिखी है। लेट्स सपोज पेरेंट्स है हमारे पास, मोस्ट फेमस अल्फ़ा एमिटर है यूरानियम 92-238। जब ये डिके होगा अल्फ़ा एमिशन में तो हमें मिलेगा, देखें 238, मास नंबर 4 टाइम रिड्यूस्ड होगा तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास 234 आएगा। तो 234 और चार्ज नंबर 2 टाइम रिड्यूस होने से 90 आएगा। तो अब ये जो नया प्रोडक्ट है ये यूरानियम तो नहीं है, ये आपको क्या मिल रहा है, थोरियम 92-34 और अल्फ़ा पार्टिकल और साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, पोलोनियम 84-10। जब पोलोनियम डिसइंटीग्रेट होगा अल्फ़ा एमिशन में तो आपको जो नया प्रोडक्ट डॉटर एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, लेड 82-206। तो यहाँ चार्ज नंबर 84 था, कम होके 82 रह गया, मास नंबर 210 था, कम होके 206 रह गया। ये तो एक थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखाई है कि अल्फ़ा एमिशन जब होता है तो ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट है।
हम इस एक्सपेरिमेंट की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं कि ये जो रदरफोर्ड ने हेनरी बैकरल की डिस्कवरी के बाद इस एक्सपेरिमेंट से नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल के मतलब कहा कि ये चार्ज रेडिएशंस हैं और इनका डिफरेंट एनर्जी स्पेक्ट्रम भी होता है। तो देखिए ये हमारे पास जो लेड ब्लॉक था, इस लेड ब्लॉक में रेडियम सोर्स और सामने फोटोग्राफिक प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बोर्ड। और फोटोग्राफिक प्लेट पे देखिए 3 डिफरेंट स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल स्पॉट अनडिफ्लेक्टेड इंडिकेट्स दैट कैरी नो चार्ज, और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड एनोड साइड की तरफ जा रहा है, इट मीन ये नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन है, और लेफ्ट वर्ड जो है ये कैथोड साइड की तरफ जा रहा है, इट मीन ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है। साथ में ये भी कहा गया कि किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो तीनों रेडिएशन साइमल्टेनियसली एमिट करे। इस पॉइंट को समझने इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने लैब में भी इस तरह की बातें की हैं कि नो रेडियो एक्टिव सोर्स कैन एमिट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर आप डिफरेंट लिटरेचर को स्टडी करो और इस एक्सपेरिमेंट को देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि आपके पास इस लेड ब्लॉक में सिंगल सोर्स रखा हुआ है, लेट्स सपोज रेडियम है या यूरानियम है, लेकिन रिजल्ट 3 मिल रहे हैं आपको। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोई भी एलिमेंट तीनों रेडिएशन साइमल्टेनियसली इमिट नहीं करता। फ्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर अल्फा एमिटर, फ्यू आर बीटा एमिटर एंड वेरी फ्यू आर गैमा एमिटर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसे हैं कि जो ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, सेवरल ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7, इवन 14 ग्रुप। तो जब ये आपको ये ऑब्जर्वेशन सामने नज़र आ रही है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये जो मैंने रिएक्शन में बताई है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और क्या ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम रखती है या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम रखती है। क्योंकि याद रख लें, जब भी एनर्जी रिलीज हो किसी न्यूक्लियाई से या एटम से, तो उसकी या तो फिक्स्ड वैल्यू होती है या कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है। तो अल्फा पार्टिकल के स्पेक्ट्रम में 3 किस्म की बातें की गई हैं। इसका लाइन स्पेक्ट्रम भी है, इसका फाइन स्ट्रक्चर भी है और इसका लॉन्ग रेंज स्पेक्ट्रम भी है। तो फाइन स्ट्रक्चर क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि इफ एनी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई emits alpha particle with energy or frequency having fixed value, discrete values, or you can say monoenergetic values, यानी ऐसे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जिनसे अल्फा पार्टिकल एमिट हो और उनकी मोनो एनर्जेटिक काइनेटिक एनर्जी हो या फ्रीक्वेंसी हो, कि उनसे एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी फिक्स डिस्क्रीट वैल्यू रखे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था कि हाइड्रोजन एटम में फिक्स्ड वैल्यू वाली, फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली जो फ्रीक्वेंसी लाइंस एमिट होती हैं, तो हाइड्रोजन का वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो अल्फा इमिशन में मैं ये कह रहा हूँ सर्टन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, नॉट ऑल द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, presently up till now 150 radioactive nuclei are alpha emitters, 150 न्यूक्लियाई अल्फा एमिटर है। तो उनमें से कुछ मानो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी और फिक्स काइनेटिक एनर्जी वाले, और कुछ जो है ना ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, और कुछ की एनर्जी लॉन्ग रेंज होती है। तो जो मानो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल एमिट करती हैं, ये एग्जांपल आप याद रख लें, पोलोनियम 84-210, रेडियम 88-226 और पोलोनियम 84-18। ये पोलोनियम के 2 आइसोटॉप्स हैं, 84-210 और 84-18। ये फिक्स्ड वैल्यू वाला अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो इनका स्पेक्ट्रम, इन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का स्पेक्ट्रम क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कि जिनके न्यूक्लियस में वेरी क्लोजली एनर्जी स्टेट्स हों, सब एनर्जी स्टेट्स हों, जिनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। जिस तरह एटम्स की
मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स होती हैं और कुछ एनर्जी स्टेट बड़ी क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, यानी उनके दरमियान एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अगर इन क्लोजली स्पेस्ड स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और वो जब डी एक्साइट होकर वापस आता है और वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या मर्ज करती है, यानी क्लोजली स्पेस्ड होती है, उसमें डिफरेंस जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो ऐसे हमें जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं जिनकी वैल्यूज़ नियरली सेम होती है, ओवरलैप किए हुए एक बैंड स्पेक्ट्रम दे देती है, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम दे देती है। इसे कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वो तो आप लोग एटॉमिक फिजिक्स में कहते थे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड आइदर जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। वो भी एक फाइन स्ट्रक्चर था जिसको आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में भी याद रख लो, आपके जो न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं, ये न्यूक्लियर डिटेक्टर हमें अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा है उसकी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने में मदद देती हैं। तो हमने ये पहले वाला देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है, और ये जो फाइन स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट एनर्जी वाली क्लोजली स्पेस लाइन्स एमिट हो रही हैं, इनकी एग्जांपल में बिस्मिथ 83-212 5 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। प्रैक्टीनियम 91-227 ये भी फ्यू ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अब इस तरफ आ जाएं, रेडियम 88-224 ये 2 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, जिनमें 95% काइनेटिक एनर्जी 5.681 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5% काइनेटिक एनर्जी 5.445 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी रेडियम से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, फाइन स्ट्रक्चर। अभी मैंने कहा कि ये जिस जगह से एमिट होके आ रहा है वहाँ क्लोजली स्पेस एनर्जी स्टेट्स हैं। तो ज़रा गौर से देखो, 95% 5.68 और 5% 5.44, अब कितना डिफरेंस होगा, 5.6 और 5.44। तो ये जो दो एनर्जीज वैल्यूज़ हैं इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो ओवरलैप करेगी ना, डिफ्यूज्ड होगी ना। तो बज़ाहिर आपको आम तौर पे ऐसा लगेगा कि ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है, लेकिन ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, स्प्लिट अप होगी कंपोनेंट लाइंस में। तो द स्प्लिटिंग अप ऑफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू मेनी कंपोनेंट लाइन इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर। तो ये उसका फाइन स्ट्रक्चर है। ये मैंने इसीलिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी है ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो। इसी तरह थोरियम के बारे में कहता है, थोरियम 9232 ये जब रेडियम में डिसइंटीग्रेट होता है, यानी ये अल्फा एमिशन के बाद रेडियम में डॉटर न्यूक्लियस रेडियम बनता है, तो 5 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होती हैं। अब इनकी ज़रा एनर्जी कितनी क्लोजली पैक्ड होगी। पहला ग्रुप जो है काइनेटिक एनर्जी 5.14 MeV, फिर 5.17, फिर 5.21, 5.34, 5.42। तो किसी दो वैल्यूज़ को ज़रा गौर से देखें। लेट्स सपोज ये अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी 5.14 MeV है, ये जिस एनर्जी स्टेट से इमिट होगा ये, तो इसके कंपैरिजन में दूसरा 5.17, 14 और 17 में कितना गैप आएगा, वेरी क्लोज्ड होगा ना। तो इस तरह ये जो ग्रुप बनेगा आपके पास, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो फाइन स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब थर्ड लॉन्ग रेंज, कुछ क्योंकि मैंने कहा है कि 150 न्यूक्लियाई अल्फा एमिटर है, तो आउट ऑफ 150 वेरी फ्यू ऐसे हैं कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कि जिनसे लॉन्ग रेंज हाई काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है थोरियम का, एक आइसोटोप है 227। ये 14 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, 14 ग्रुप, और इनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ है इसी तरह पोलोनियम 84-212, इससे जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 7.68 MeV और हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10.506 MeV। ये सबसे हाईएस्ट पीक वैल्यू ऑब्जर्व की गई है काइनेटिक एनर्जी की, याद रख लो, पोलोनियम 84-212 से। तो इस सारी, इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज स्पेक्ट्रम। तो इस डिस्कशन से हम अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट रेडियोएक्टिव सोर्सेज,
तो इसकी जो एनर्जी रेंज है याद रख लो, द पॉसिबल एनर्जी रेंज फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेरी फ्रॉम 4 MeV अप टू 10 MeV। मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है 4 MeV और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 10 MeV। लेकिन हर इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी, याद रख लो, डिस्क्रीट वैल्यू वाली। अब ये जो रेंज आपको 4 MeV से 10 MeV तक मिली है, इसमें जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके होने के बाद अल्फा पार्टिकल आउटपुट में देते हैं, इनकी जो हाफ लाइफ है उसकी भी एक पॉसिबल रेंज है 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड अप टू 10⁻10 ईयर्स। तो 10⁻⁻6 यानी कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो 1 माइक्रोसेकेंड बाद डिके होंगे और अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या कुछ रेडियो आइसोटोप्स ऐसे हैं कि जिनको डिके होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा 10⁻10, 10⁻9 से क्या मुराद है बिलियन, तो 10⁻10 10 बिलियन ईयर्स। इट मीन यूनिवर्स को बने 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो जब ये यूनिवर्स बनी थी उस वक़्त एक एलिमेंट वजूद में आया, लेट्स सपोज यूरानियम का एक आइसोटोप ऐसा है, तो वो उस वक्त से लेके अब तक जो है ना माइट भी उसने अल्फ़ा एमिट ना किया हो अल्फ़ा पार्टिकल। यानी ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट भी अल्फ़ा डिके में रोल प्ले कर रहे हैं, अल्फ़ा डिके उनसे हो रहा है, और अनस्टेबल एलिमेंट भी जो बहुत अनस्टेबल है तो उनका डिके टाइम क्या होगा बहुत कम, और जो मोस्ट स्टेबल है उनका डिके टाइम क्या होगा लॉन्ग होगा। इसीलिए 1 माइक्रोसेकेंड से 10 बिलियन ईयर्स का टाइम इंटरवल बताया गया है अल्फ़ा एमिशन में। अब एक छोटी सी डिस्कशन ये भी है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम वेरी क्यों करता है, किसी का ग्रेटर है मैंने कहा 10 MeV और किसी का बहुत कम है, कि ये आंसर हमें न्यूक्लियर शेल मॉडल देता है कि न्यूक्लियंस ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है पार्टिकुलर शेल में, और न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट डेप्थ्स होती हैं, स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स की डिफरेंट डेप्थ्स है। जो बिल्कुल बॉटम से इमिट होके आता है अल्फ़ा पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, और जो टॉप मोस्ट लेवल से इमिट होता है, जिस तरह एटम्स की एग्जांपल ले लें ताकि बात समझने में आसानी होगी, कि एक एटम्स है, एटम्स का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, उसका हाई एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर पर्टिकुलर शेल में अरेंज किए हुए हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में है, लेट्स सपोज के या एल शेल में है, तो उनके ऊपर न्यूक्लियस की कोलम्बिक फोर्स क्या होगी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो टाइटली बाउंड होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल्स में है वो लूजली बाउंड होंगे, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से फार अवे हैं। तो इस तरह वो जब एमिट होके आएंगे तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा आपको कम वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और आउटपुट में कम काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी। और जो टाइटली मोस्ट बाउंडेड शेल से एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम और होगा। तो सिमिलर सिचुएशन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के मतलब भी है कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफरेंट डेप्थ्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ से एमिट होता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है वेरी। क्लासिकल फिजिक्स अल्फ़ा एमिशन का आंसर नहीं दे सकी है। क्लासिकल फिजिक्स को अगर हम अप्लाई करें तो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 MeV से 10 MeV है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अल्फ़ा पार्टिकल को अगर हम एज ए वेव ट्रीट करें, एज ए वेव ट्रीट कर लें, क्योंकि इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह ऑसिलेटर पेंडुलम होता है, ये वेव ऑसिलेट करती है इस तरह, और न्यूक्लियस में जिस न्यूक्लियस से ये एमिट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हैवियर न्यूक्लियाई हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल के पास तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ये 4 न्यूक्लियन पे कंसिस्ट करने वाला एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है अल्फ़ा पार्टिकल। तो जिस न्यूक्लियस से ये एमिट हो रहा है, जो बाकी न्यूक्लियंस हैं, हर न्यूक्लियंस के साथ एसोसिएटेड एक फील्ड है जिसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल है। न्यूक्लियस में पोटेंशियल क्या होता है आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, याद रख लो। न्यूक्लियर पोटेंशियल्स की बेसिक और सबसे सिंप्लीफाई वर्जन या फॉर्म ये है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्टेंस। कि पोटेंशियल से क्या मुराद होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डिस्टेंस और पोजीशन।
तो बाकी न्यूक्लियंस का जो पोटेंशियल होगा वो इस अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, बाउंड रखेगा, इमिट नहीं होने देगा। तो इस तरह तमाम न्यूक्लियन की वजह से कलेक्टिवली एक पोटेंशियल वेल बनता है। उस पोटेंशियल वेल के अंदर ये अल्फा पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब उस पोटेंशियल वेल की डिफरेंट हाइगन एनर्जी स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट्स, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली और सबसे टॉप पीक वाली। और इन डिफरेंट हाइगन स्टेट से अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इमिट होके आएगा। तो एज ए पार्टिकल जब ये इमिट होगा तो वो जो पोटेंशियल वेल है, उस पोटेंशियल वेल की जो वॉल्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो बनती है 28 MeV, 28 to 30 MeV। इस पॉइंट को समझे। द potential energy associated with height of the walls of the potential well is calculated by Schrödinger, और वो थी 28 MeV। सॉरी, गामस ने कैलकुलेट की थी, श्रोडिंगर ने नहीं। बाय अप्लाइंग श्रोडिंगर मैकेनिक्स, गामस थ्योरी है, तो वो 28 MeV है। और अल्फा पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 MeV है। पॉइंट को समझे। जिस तरह ये मार्कर है, इसकी ट्यूब को निकालें तो ये एक वेल सा है ना, इस वेल में एक पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10 MeV है और मिनिमम 4 MeV है। और इस वेल्स की जो हाइट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जिस तरह आप पानी कुएं से निकालते हैं, वो 28 MeV है। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ पार्टिकल पोजेसेस एनर्जी 10 MeV विल क्रॉस द बैरियर whose potential energy is 28 MeV? So classical physics fails or does not give the proper answer for the emission of alpha particle from the height of potential well whose value, potential energy value is 28 MeV। क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। तो गामेस ने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई किया कि अगर अल्फा पार्टिकल को एज ए वेव ट्रीट कर लिया जाए और ये वेव हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह पोटेंशियल वेल के अंदर क्या करे, ऑसिलेट करे, तो 10^32 टाइम्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 10^32 टाइम अल्फा पार्टिकल इस तरह ऑसिलेट करता है और वो वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करता है तो टनल बनाता है। तो उस टनल की वजह से एक इफेक्ट होता है, टनलिंग इफेक्ट। उस टनलिंग इफेक्ट की वजह से अल्फा पार्टिकल इवेंचुअली न्यूक्लियस से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। आने वाले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। अब हम आते हैं कि ये जो क्यू वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जनरल फॉर्म वही आ गई, एक्स ए जेड पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस वाई Z-2 A-4 प्लस हीलियम 2 4 अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। पॉइंट को समझना है। ये जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ये दो तरह से कैलकुलेट होगी। एक तो ये है कि इट इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस, ई अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ये वाई डॉटर न्यूक्लियस है, इनका सम। या बहुत सिंपलेस्ट मेथड जो आपने यूनिट 1 ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है, मास डेफिशिएंट मेथड, कि क्यू डेल एम सी स्क्वायर है, वेयर डेल एम इज मास डेफिशिएंट। अब ये मास डेफिशिएंट क्या होगा, तो जो बोर्ड पे दें, पेरेंट्स के मास में से, पेरेंट न्यूक्लियस के मास में से आप डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के मास को क्या करें, डिफरेंस ले लें। तो डेल एम क्या आएगा, देखें, मास ऑफ एक्स ए जेड पेरेंट्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये टर्म ब्रैकेट टर्म डेल्टा एम बन गई और बाहर सी स्क्वायर आ गया। तो आप इसको सॉल्व करें तो हमें क्यू के मुतालिक दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। पहली वैल्यूज ये है कि इफ क्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन इज नेचुरली इनिशिएटिव, कि अगर आपके पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन 0, जैसे ये मैंने ऊपर लिखी है 5.68 5.44 और उस तरफ आपने लिखी हुई है 4 MeV 4.2 4.3, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन जिस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है वहाँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी वो न्यूक्लियाई इटसेल्फ डिके हो रहा है, आप कोई इंसिडेंट पार्टिकल नहीं फॉल कर रहे हैं। इसे नेचुरल रेडियोएक्टिव रिएक्शन कहेंगे, नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज से है ये पहली बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप क्यू वैल्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हो इसी इक्वेशन डेल एम सी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हुए, लेकिन आपका आंसर लेस देन 0 आता है, क्यू नेगेटिव आ जाता है,
Q आता है -1.15 MeV या -2.4 MeV। तो इट वुड मीन दैट जिस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ये न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं हो रहा। हमने कोई स्टेबल न्यूक्लियस लिया, उसको अनस्टेबल बनाना चाह, तो अनस्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू वर्क ऑन इट, वी हैव टू सप्लाई सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। हमें कोई इंसिडेंट पार्टिकल किसी टारगेट न्यूक्लियस से फॉल करना पड़ेगा, और इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसे न्यूक्लियर एक्सेलरेटर से गुजारना होगा। उसको एक सूटेबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो काइनेटिक एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करेगी। उस टारगेट न्यूक्लियस की इनसाइड बाइंडिंग एनर्जी या इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब वो बाइंडिंग एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, अनस्टेबल होगा और इवेंचुअली अल्फा एमिशन देगा। तो इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है, इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं है। तो इस क्यू के सिंबल ने हमें ये सक्सेसफुल आंसर दे दिया। तो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने की हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। पहली एग्जांपल देखें, व्हेन पोलोनियम ट्रांसफॉर्म इनटू लेड आफ्टर अल्फा डिके व्हाट विल बी द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच देखिए, पोलोनियम का चार्ज नंबर 84, मास नंबर 210, ये पेरेंट्स है। तो जब ये डिके होता है अल्फा में तो आपको नया एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? लेड 82206 अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। अब मैं ये इक्वेशन 2 वाला ये फार्मूला लगाऊंगा, डेल एम मास डेफिशिएंट, यानी पोलोनियम की मास में से आप माइनस कर दें लेड और अल्फा पार्टिकल की मास को, तो Q इक्वल टू पोलोनियम की मास है 209.9829 माइनस लेड का मास है 205.94 प्लस अल्फा पार्टिकल का मास 4.0026 बाय सी स्क्वायर। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सारा आंसर निकालें तो आपके पास आंसर वो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। हम जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 931.5 MeV के। तो आपके पास सॉल्व करेगी काम हमने किया हुआ है। तो Q वैल्यू आ जाएगी 5.4 MeV विच इज़ पॉजिटिव। इट वुड मीन दैट पोलोनियम जो है स्पॉन्टेनियसली डिके हुआ है, और डिके होने के बाद आपको क्या दे रहा है? अल्फा पार्टिकल दे रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है जो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये एग्जांपल में एक्सपेरिमेंट में रेडियम, तीनों रेडिएशन साइमल्टेनियसली एमिट नहीं करता। फ्यू ऑफ अल्फा एमिटर, फ्यू ऑफ बीटा एमिटर, फ्यू ऑफ गैमा। तो एक्सपेरिमेंट में हमें ये 3 इफेक्ट्स क्यों मिले हैं? इस तरफ हम आते हैं। ये एग्जांपल 2 कर लें, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल कॉपर 2963, ये आफ्टर अल्फा एमिशन हमें क्या दे रहा है? कोबाल्ट 2759। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन था या इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन था। तो आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो आप यही अप्रोच मास डेफिशिएंट वाली अप्लाई करें। मास डेफिशिएंट वाली अप्रोच में आप सबसे पहले कॉपर का मास लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कोबाल्ट और अल्फा पार्टिकल का मास, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। इट वुड मीन दैट copper does not emit alpha particle by itself. First of all, we have to supply some sort of energy to the copper. या आप एक इंसिडेंट पार्टिकल लेंगे, उसको एनर्जेटिक बनाएंगे, कॉपर पे फॉल करेंगे, कॉपर का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। जब अनस्टेबल होगा तो ये अल्फा एमिटर आउटपुट पे तौर पे आपको देगा। तो इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहेंगे। एक तो ये अप्रोच है मास डेफिशिएंट। अब इसमें मसला ये है कि सम टाइम मासेस को याद रखना मुश्किल होता है, तो इससे रिलेटिवली एक आसान अप्रोच भी है, मच मोर ईजियर अप्रोच डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड करने की, उस तरफ आती हैं। सेकेंड अप्रोच, अभी मैंने आपको कहा था कि क्यू की एनर्जी क्या हो सकती है। ये डिके होने के बाद राइट साइड पे देखें, एक डॉटर न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो ये क्यू क्या होगा? इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी Q इक्वल टू, पहले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², नीचे अल्फा लिख दें कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv²। ये m कैपिटल मैंने लिया है, ये डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर होगी बात ये। अब इन दोनों में से ये जो फर्स्ट टर्म है हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया है, तो इन साइड क्या आएगा?
ये बाहर आ गया 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, और अल्फा वाली काइनेटिक एनर्जी नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी। कॉमन लेने का मेथड ये है, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बाहर टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल, इसे कहते हैं के अल्फा। व्हाट इज के अल्फा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये थ्रू आउट रहेगी इसी तरह 1 प्लस, अब रिमेनिंग टर्म कैपिटल एम वाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। क्लियर होगी? इसको इक्वेशन बी कह दें। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज नंबर, न्यूक्लियन नंबर, यानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन हो या इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी कंजर्व। ये तमाम लॉज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है जब ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, बिफोर डिसइंटीग्रेशन पेरेंट न्यूक्लियस का मोमेंटम 0 था। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। पॉइंट को समझें। बोथ क्रिएटेड पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल will moves in such a way that they should conserve their linear momenta। ये अपने मोमेंटा को कंजर्व करेंगे, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर डॉटर न्यूक्लियस लेट्स सपोज अपवर्ड मूव कर रहा है आफ्टर डिकेइंग, तो अल्फा पार्टिकल किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड। सिर्फ फर्क किसका होगा? स्पीड का, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, इसकी स्पीड कम होगी, और अल्फा पार्टिकल का मास कम है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन मोमेंटम का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन अपोजिट होगा। अपोजिट इसलिए होगा कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो डिके होने के बाद यानी राइट साइड का मोमेंटम भी 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड का मोमेंटम भी क्या है? 0 है। इस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा को क्या कर सकते हैं? अप्लाई। तो यहां पर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा को डायरेक्ट अप्लाई किया है। किस वक्त? डिके होने के बाद। इनिशियल तो 0 हो गया ना, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। तो देखें मोमेंटम क्या होता है? एम वी, कैपिटल एम वी, नीचे वाई लिख दें तो ये कौन सा मोमेंटम होगा? डॉटर न्यूक्लियस का, इज इक्वल टू एम वी, नीचे अल्फा लिख दें, यानी एम अल्फा वी अल्फा, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। और ये मैंने ये वर्टिकल लाइंस ली हुई है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अपोजिट जा रही है ना, तो नेगेटिव साइन में इसका नहीं ले रहा। तो जब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे तो ये खत्म करें तो स्क्वायर टर्म आ जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? नोट क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन 4। अब ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें मैंने देखें एम स्क्वायर लाना है, क्योंकि वी स्क्वायर तो मौजूद है ना। तो आप ये जो लास्ट टर्म है इक्वेशन बी की, इसके न्यूमरेटर को एम वाई से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर का जो अल्फा पार्टिकल का मास है एम अल्फा, उसको भी मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। पहले न्यूमरेटर टर्म को समझते हैं। Q इक्वल टू के अल्फा 1 प्लस, आप देखें न्यूमरेटर टर्म में मैं एम वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो एम वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करता हूं तो ये नीचे आ गया। क्लियर होगी बात? डिनोमिनेटर टर्म में आए, डिनोमिनेटर टर्म में एम अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, डिवाइड करेंगे नीचे आएगा, डबल डिवीजन उलट के ऊपर चला जाएगा एम अल्फा। क्लियर होगी बात? ये अब देखें कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर में कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसकी जगह में स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू डालो तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो आपके पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या आएगी? के अल्फा 1 प्लस एम अल्फा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम वाई। अब एम अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा पार्टिकल का मास। तो इसको अगर मैं 4 लेता हूं, और एम वाई क्या चीज़ है? डॉटर न्यूक्लियस का मास। तो डॉटर न्यूक्लियस का मास क्या होता है? पेरेंट्स के मुकाबले में A-4, यानी उसके मास में से 4 टाइम डिक्रीज होता है। तो बायर के अल्फा, तो इसका एलसीएम ले इस ब्रैकेट टर्म का, तो A-4 ऊपर 1 के साथ क्या आएगा? A-4 प्लस 4, -4 प्लस 4 से कैंसिल, तो Q इक्वल टू के अल्फा A डिवाइडेड बाई A-4। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिलेशन टू कैलकुलेट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू एनर्जी। अब इसकी भी मैं हल्की सी झलक बता देता हूं। अभी आपने कहा कि रेडियम जो है 88-224, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करती है। आपको क्वेश्चन आता है कि रेडियम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इनटू अल्फा एमिशन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5.681 MeV, व्हाट विल बी द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी,
काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा 5.68 ए। अब रेडियम का मास नंबर आपको इल्म होना चाहिए, क्या है रेडियम का 224, तो a माइनस 4 क्या आएगा 224 माइनस 4, तो नीचे 220 रह जाएगा। भाई इसको सॉल्व करें, वही वैल्यूज आएगी जो मास डेफिशिएंट से आई थी, तो इट इज़ मच मोर ईजियर, आसान हो गया ना। इसी तरह यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ये पोलोनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, डिफरेंट ग्रुप ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज डाली और इसको सॉल्व किया। सिर्फ ये इल्म होना चाहिए कि पेरेंट का मास क्या है। अगर यूरानियम है, ये यूरानियम 238, यूरानियम अल्फा पार्टिकल एमिट करता है विद काइनेटिक एनर्जी 5.32 MeV, तो काइनेटिक एनर्जी 5.32, तो ए क्या आएगा 238 और नीचे क्या रह जाएगा 238 में से 4 टाइम कम कर दो 234, तो वो क्या रहता है थोरियम। ये तो हो गया एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पार्टिकल कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है और इसकी वैल्यूज़ क्या है। अब वो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन उस तरफ आती हैं। देखें हमारे पास लेट्स सपोज यूरानियम का सैंपल है, ये 238 AMU, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें 238 ग्राम, कितने एटम्स आएंगे 6.02 10 पावर 23। इस पॉइंट को ज़रा समझें कि यूरानियम के 238 ग्राम में एक पाव भी नहीं है, 6 × 10 पावर 23 क्या आगे एटम्स आगे, उतने ही न्यूक्लियाई होंगे ना। अब मैं यूरानियम के न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियाई बनाता हूँ इस तरह, लेट्स सपोज ये 6 × 10 पावर 23 न्यूक्लियाइज हैं, मिलियन ट्रिलियन बनते हैं, 100 बिलियन उससे भी ज़्यादा बनते हैं। एक यूरानियम न्यूक्लियस जब डिके होता है, वो वाला ये है, लेट्स सपोज ये वाला पूरा सैंपल आपने लिया, उस सैंपल में बिलियन ऑफ न्यूक्लियाई हैं यूरानियम के, एक न्यूक्लियस डिके हो गया अल्फा पार्टिकल में, अब वो चेंज हो गया, ट्रांसमुटेशन हो गई ना उसकी, यानी अब जो एक यूरानियम न्यूक्लियस ये वाला जो मैंने लिया है, जब ये अल्फा पार्टिकल आपको देगा तो अब रिमेनिंग यूरानियम नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो गया थोरियम में कन्वर्ट हो गया। और थोरियम जो है ये बीटा एमिटर है, थोरियम 9234 ये बीटा रेज एमिट करता है और प्रोक्टेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रोक्टेनियम में कन्वर्ट होता है तो इस तरह आउटपुट में आपको सैंपल एक ही है, आपको अल्फा भी मिल रहा है और बीटा भी मिल रहा है। अब जब थोरियम प्रोक्टेनियम में कन्वर्ट होगा, प्रोक्टेनियम आगे फर्दर डिके होगा, एक और बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, एक नया डाटर मिलेगा। तो इस तरह देखें पेरेंट्स डाटर और फिर ये डाटर अपनी डाटर बनाएगी, यानी थोरियम जब प्रोक्टेनियम में कन्वर्ट होगा तो इस तरह एक सीरीज बन रही है ना। तो यूं ये पता चला कि रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ट्रांसमुटेशन ऑफ एलिमेंट चेंज होता है, एलिमेंट जेनेटिकली क्या होता जा रहा है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यूं साइंटिस्ट ने 3 से 4 रेडियोएक्टिव सीरीज बनाई हैं, एक यूरानियम सीरीज है, एक थोरियम सीरीज है और एक एक्टिनियम सीरीज है। ये सीरीज में मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिके होते हैं उस वक्त तक जब तक स्टेबल एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन हमें इसका आंसर मिल गया कि ये इस वजह से है कि ये सैंपल ऑल टाइम रेडियम नहीं रहता, इस सैंपल में सिंगल न्यूक्लियाई डिके होने के बाद अगर अल्फा एमिट करता है तो उससे बनने वाला जो डाटर होगा लेटर ऑन वो बीटा एमिट कर देगा, माइट भी वो गैमा एमिट कर दे। इस तरह आउटपुट में आपको 3 डिफरेंट किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी अल्फा एमिशन के मतलब। सी यू अगेन।